समन्वय दे सके। अब राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे आपने कहा, तो व्हिप इसलिए लागू नहीं की गई कि जिससे कि यदि आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमारी पसंद का नहीं है, जैसे अभी हमने 1969 का उदाहरण रखा राष्ट्रपति चुनाव का, कि राष्ट्रपति के चुनाव में तब नीलम संजीव रेड्डी जी कांग्रेस के उम्मीदवार थे और जीतते हैं निर्दलीय उम्मीदवार बीबी गिरी जी। तो उस समय पर लोगों ने अंतरात्मा की आवाज पे दिया वोट, और अंतरात्मा की आवाज के कारण ही बीबी गिरी जी जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो जीत गए, और कांग्रेस जो सत्ता में थी उसका कैंडिडेट हार गया। तो व्हिप इसलिए नहीं लगाया जाता कि जिससे आप अपनी पसंद के व्यक्ति को निष्पक्ष भाव से किसी दबावपूर्ण स्थिति से मुक्त होके, यानी जो आपके ऊपर व्हिप होता है वो पार्टी का दबाव होता है, उससे मुक्त होके आप वोट कर सके और आप अपनी पसंद के उपराष्ट्रपति का चयन कर सके। भाई दुनिया के तमाम देशों में जनता चुनती है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, और भारत में सांसद चुनते हैं, सांसद और विधायक राष्ट्रपति को चुनते हैं, और सदन के दोनों सदन के जो सांसद है वो उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। तो कम से कम जब संविधान सभा और ये सारी व्यवस्थाएं की गई तो ये बात का ध्यान रखा गया। जैसे अभी बात की अजय सेठी जी ने बड़ी अच्छी बात की, तब बहुत विजनरी लोग थे और उन लोगों ने जरूर आने वाले 100 साल के बाद क्या स्थितियां बनने वाली हैं भारत की, शायद उनको परिकल्पना रही होगी कि तब कैसे भारत विकसित होता जाएगा और कैसी परिस्थितियां बदलती जाएंगी और किन परिस्थितियों से उसको गुजरना पड़ेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था दी जिस व्यवस्था के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी पार्टी की बेड़ी यानी बंधन अपने सदन के सदस्य पे नहीं है। प्रतिबिंब जी। अजय जी, एक और संदेश यहां से जा रहा है। मैंने देखा सुबह से ही मैं बैठा हुआ था तो प्रधानमंत्री 10 बजने में 3 मिनट पहले वहां पर पहुंच गए और ठीक 10 बजे उन्होंने अपना मतदान कर दिया। इसके बाद एक के बाद एक जो है वहां पर सांसद पहुंचना शुरू हो गए, केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद थे। वो एक कॉरिडोर है जहां से एंट्री हो रही है सांसदों की, वहां पर पूरी भीड़ लग गई मतदान करने के लिए। क्या ये उन लोगों के लिए संदेश है जो आम चुनाव होते हैं और आम मतदाता होते हैं, लेकिन जब मतदान का दिन आता है वो गायब हो जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं? उनके लिए भी आज का ये जो चुनाव है एक संदेश के तौर पर देखा जा सकता है क्या? ऐसा है कि यह लिमिटेड वोट है जी, दोनों सदनों के लिमिटेड वोट हैं। लिमिटेड वोट से उपराष्ट्रपति चुना जाना है, सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। और प्रधानमंत्री का, जैसा कि आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जो है सुबह सबसे पहले पहुंच गए, तो प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले पहुंचना ही था क्योंकि उनकी और भी जिम्मेदारियां थी। उन जिम्मेदारियों का पहले से तय थी। जैसे आज उनको पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जाना था बाढ़ का निरीक्षण करने के लिए, और उसके बाद क्योंकि केंद्र सरकार को जो है बाढ़ की स्थिति के मुताबिक पैसा देना होता है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। उस महत्वपूर्ण कार्य में जाएं, वहां पर लेट हो जाएं, क्या हो सकता है क्या नहीं, शेड्यूल कभी खराब हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले वोट दिया। और ये अच्छी बात है, एक अच्छा संकेत भी गया, अच्छा संदेश गया है वोटिंग के लिए। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री ने आकर के ही पहला वोट डाला हो। ये प्रधानमंत्री की अपनी व्यवस्थाओं पर भी निर्भर होता है ये चीजें। लेकिन ठीक है कि अच्छा मैसेज किया। और मुझे लगता है कि वोट तो जहां तक वाइस प्रेसिडेंट के वोट का सवाल है, करीब करीब 99% वोटिंग होती है। एक आध दो चार सांसद रह जाए तो रह जाए, अदरवाइज 99% वोटिंग होती है। आगे हो पीछे हो, कोई सुबह करता है, कोई शाम को करता है, कोई दोपहर को करता है। लेकिन जिनकी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, उनको कहीं बाहर जाना है, ये करना है, तो वो सुबह सुबह वोटिंग कर देते हैं। लेकिन इस बार थोड़ी गहमा गहमी ज्यादा दिखाई दे रही है, दिलचस्पी लोगों की ज्यादा है। और इस बार पहली बार मैं देख रहा हूं कि देश में भी, जो बाकी चैनलों पर भी हम जिस प्रकार चर्चा देख रहे हैं, कि इस बार लोगों की दिलचस्पी भी ज्यादा है। शायद ये उपचुनाव की वजह से हो सकती है, या विपक्ष के एक सशक्त उम्मीदवार की वजह से हो सकती है, और विपक्ष के उम्मीदवार के इस दावे की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि विपक्ष के उम्मीदवार ने लखनऊ में जाकर के, इसके अलावा हैदराबाद में जाकर के यह दावा किया कि इस चुनाव में जो है क्रॉस वोटिंग होगी। हालांकि इसको क्रॉस वोटिंग तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस संविधान में ने तो इसको ओपन रखा है कि कोई किसको भी वोट दे, जो जिसको अच्छा लगे कि सदन अच्छा चला सकता है, निष्पक्षता से चला सकता है, उसको वोट दे। लेकिन विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं
श्री सुदर्शन रेड्डी जी, उन्होंने ये कहा कि क्रॉस वोटिंग होगी इस बार, अच्छी खासी क्रॉस वोटिंग होगी। हालांकि हमें ऐसी उम्मीद तो नहीं लगती है कि क्रॉस वोटिंग होगी। अगर क्रॉस वोटिंग होगी भी तो सत्ता पक्ष की तरफ होगी, विपक्ष की तरफ होने की संभावना तो कोई लगती नहीं है। लेकिन उन्होंने इस तरह के बयान देकर के चुनाव को दिलचस्प और थोड़ा कड़ा बना दिया। इसलिए मैं समझता हूं कि शायद सांसदों की गहमा-गहमी वोट डालने के लिए ज्यादा होगी। मनोज जी, ये जो अजय सेठिया जी ने कहा कि प्रधानमंत्री की, राजनीतिक व्यक्ति की जो है और भी जिम्मेदारियां होती हैं, उस हिसाब से वो अपना शेड्यूल तय करते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए तो छुट्टी होती है मतदान के दिन, लेकिन उस दिन भी वो छुट्टी मनाने चला जाता है। छुट्टी मनाए, लेकिन उससे पहले अपने कर्तव्य का पालन तो करे। क्या वो संदेश यहां से जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बेसिकली इस संदेश को आप देखिए तो चुनाव आयोग भी सोसाइटी में कैंपेन चलाता है, और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं और खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी को आप देखिए, अक्सर चाहे कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव में वो एक तरीके से अपील करते हैं जनता के बीच में कि पहले मतदान फिर उसके बाद जलपान। तो ये जो आइडियाज है, क्योंकि लोकतंत्र में जब तक पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा तब तक आप लोकतंत्र की मजबूती को स्थिर नहीं रख सकते हैं। और जिस तरीके से आप देखिए, अभी मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 11 सालों से प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इसके पहले गुजरात में भी जब वो मुख्यमंत्री थे, तो आप इनके अगर जितने भी चुनावी और खास करके जब भी चुनाव आता है तो उसको चाहे पंचायत का चुनाव हो या किसी विभाग का चुनाव हो या लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव हो, तो उसमें उनकी भूमिका बड़ी ही इंपॉर्टेंट और हमेशा से एक जनता को अवेयर करने वाली होती है। और उसके माध्यम से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में, और एक चूंकि हम सब जानते हैं कि एक लोकप्रिय नेता हैं और एक मास लीडर भी हैं, तो इनकी बात को देश की जनता सुनती भी है, समझती भी है। अगर आप इस चीज को देखना चाहिए तो जब कोविड का जो काल था उस समय जिस तरीके से इन्होंने मुहिम चलाया, वो चाहे दीपक जलाने का मुहिम हो या फिर लॉकडाउन का हो, तो उसमें जनता ने हाथों हाथ इस चीज को लिया और इस चीज को एक्सेप्ट किया और देश के हर कोने में इस चीज को एक्सिक्यूशन किया। तो इससे दिखता है कि अगर हमारा लीडर इस तरीके से चीजों को एक्सिक्यूट कर रहा है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के में सबसे पहले आके वोटिंग देके, तो ये नीचे तक जाती है। और देखिए, आज ये सूचना का तंत्र है, क्योंकि आज हर लोग इस चीज को देख रहा। भी जैसे हमारे पूर्व वक्ता जो बता रहे थे कि जिस तरीके से इस चुनाव को लेके एक मतलब आम आदमी भी कंसर्न है, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे अगर आप जाना चाहें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो घटनाक्रम घटा है, और उसमें खास करके जिस तरीके से चाहे वो अमेरिका और भारत के बीच में जो एक संबंध के बीच में जो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स खड़ा हुआ, अभी एससीओ की मीटिंग में जो हुआ, तो ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कि भारतीय चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए विपक्ष के द्वारा, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा चर्चा का केंद्र बना। इसीलिए आज का ये चुनाव है बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबकी नजर है कि आखिर चुनाव के बाद रिजल्ट में क्या आएगा। लेकिन जो हम लोगों को अभी दिख रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है कि चुनाव का एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है, जब तक उसका डिक्लेयर नहीं हो जाता है तब तक आप कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन अभी भी जिस तरीके की सारी चीजें दिख रही हैं, जो उत्साह दिख रहा है संसद सदस्यों के बीच में, तो जो सत्ता दल है वो इसमें बढ़त बनाए हुए है। और नो डाउट इसमें कहीं से भी कोई असमंजस की स्थिति नहीं है कि हमारे अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी होने जा रहे हैं। जी प्रतीक जी हाँ, ये तस्वीरें जो हम साझा कर रहे हैं लगातार अपने दर्शकों के साथ, जिसमें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री सुबह सुबह पहुंचे, उन्होंने मतदान किया। रक्षा मंत्री उनके बिल्कुल ही बाद में पहुंचे थे, उन्होंने मतदान किया। राजनाथ सिंह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो भी अपना वोट डाल चुके हैं। बड़े चेहरे जो हैं, अभी तक माना जा सकता है कि लगभग सभी केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री जो हैं मतदान के अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भी आज शाम को ही पता लग जाएगा कि कौन 15वां उपराष्ट्रपति होगा देश का। लेकिन राकेश जी, एक बात तो तय है कि 6 उपराष्ट्रपति पहले से ही भारत के दक्षिण प्रांत से हो चुके हैं और 7वां भी दक्षिण प्रांत से ही होने वाला है। राकेश जी, सवाल सुना आपने? जी प्रतिबिंब जी, मैं ये कह रहा था कि दक्षिण बचा हुआ था, बाकी पूरब, पश्चिम, उत्तर हो चुके थे। तो पश्चिम से हमारे पास उपराष्ट्रपति थी,
जी। और उत्तर से हमारे पास थे ये प्रधानमंत्री जी, और पूरब पश्चिम दोनों को मिलाया जाता है। गुजरात भी यदि देख ले तो गुजरात और उड़ीसा दोनों पूरब पश्चिम का है, दक्षिण बचा हुआ था, तो दक्षिण से हमारे पास उपराष्ट्रपति आ गया। तो अब देश के पास जो प्रतिनिधित्व है वो चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व हो चुका है। तो चारों दिशाओं के प्रतिनिधित्व को यदि आप देखें तो पूरी तरह से एक बुके बन चुका है, एक गुलदस्ता बन चुका है। अभी हम बात कर रहे थे चयन को लेके, तो मुझे लगता है कि हमारे पास जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इंडी गठबंधन और एनडीए का, उससे कहीं नहीं लग रहा है कि किसी तरह का मतलब किंतु परंतु जैसी स्थितियां हैं। लेकिन ये सही है कि चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से जो एक व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के तहत चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से राज्य की राजधानियों में भी मतदान की व्यवस्था की गई है, लेकिन पार्टियों की तरफ से जो एक बर्कसाप रखा गया दोनों गठबंधन की तरफ से, उसके चलते सारे सांसद जो है वो दिल्ली आ चुके हैं। हालांकि इसमें बैलेट पेपर से वोट देने की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन क्योंकि 2 सांसद जेल में हैं, इस वजह से उनको बैलेट पेपर से वोट देने की व्यवस्था भी दी गई है। तो चुनाव निष्पक्ष हो, सभी लोग मतदान कर सके, ये व्यवस्थाएं चुनाव आयोग की तरफ से भी की गई हैं। और अब जो चुनाव की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, सारे लोग चुनाव में हिस्सा बड़े पूरे मनोयोग के साथ ले रहे हैं, और जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें साफ दिख रहा है कि वैचारिक तौर पे जब जरूरत पड़ेगी तो भले ही हम अलग खांचे पे खड़े हों, लेकिन जब वैचारिक तौर पे मतभेद नहीं है तो हम सब साथ हैं कि एक रंग भी दिखाई दे रहा है सदन के अंदर वोटिंग के दौरान। प्रतिबिंब जी। जी सेतिया जी, उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रेफरेंस दी जाती है और प्रेफरेंस के लिए एक विशेष पेन का इस्तेमाल करना होता है। अगर उस पेन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो माना जाता है कि आपका वो वोट निरस्त हो जाएगा। तो ये जो प्रेफरेंस है वो जब 2 उम्मीदवार होते हैं तब भी होता है, या फिर 2 से अधिक जब उम्मीदवार होते हैं तब प्रेफरेंस जो है वो काम करता है? स्वाभाविक है, ज्यादा उम्मीदवार होंगे तो प्रेफरेंस उसी हिसाब से होगी, फिर 1 2 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। स्वाभाविक है ये तो क्योंकि सबको उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का अधिकार है। जैसा अभी चर्चा में आया था इससे पहले कि एक बार जो है 3 उम्मीदवार थे, जब मुलायम सिंह ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था 2007 में शायद चुनाव हुआ था उपराष्ट्रपति का, तो 3 उम्मीदवार थे उस समय, तो उस समय नेचुरली 3 प्रेफरेंस हुई होंगी। तो क्योंकि उम्मीदवार कितने भी खड़े हो सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भी कितने उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये एक शर्त रहती है, वो शर्तों के का जो पालन करता है वो खड़ा हो सकता है। जैसे 20 प्रस्तावक चाहिए और 20 उसके समर्थक चाहिए, 40 चाहिए। और अभी हमने इस बार इस चुनाव में देखा भी कि कोई महाराष्ट्र का शहर या केरल का व्यक्ति था, उसने 20 सांसदों के हस्ताक्षर करवा करके अपना पेश भी कर दिया था। हालांकि वो सारे हस्ताक्षर बाद में नकली पाए गए और वो रद्द हुआ। तो ये तो स्वाभाविक है कि प्रेफरेंस तो उसमें इसी ढंग से होती ही है, होगी ही। अगर कर्तव्यों की बात करें मनोज जी, तो राज्यसभा के सभापति होते हैं। सभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आमतौर पर जब विधेयक पर चर्चा होती है और उस पर वोटिंग होती है तो माननीय सांसद ही जो हैं दोनों पक्षों के वो मतदान करते हैं, लेकिन कई बार टाई वाली स्थिति आ जाती है तो एक अधिकार है कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो भी मतदान करें। क्या कभी वो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई है? देखिए, अभी तो एग्जैक्ट ऐसा स्थिति है नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 100 में ये उपराष्ट्रपति को प्रावधान दिया गया है कि अगर सदन में किसी बिल पे अगर इस तरीके का टाई होता है तो उस समय वो अपने विवेक के हिसाब से वो अपना मतदान कर सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली घटनाओं में अगर आप देखें तो इस तरीके की स्थिति अभी तक आई नहीं है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि ये जो पद है वो बड़ा ही गौरवान्वित पद है। भारतीय संवैधानिक रूप से अगर देखिए तो ये 2nd पोजीशन पे आता है, राष्ट्रपति के बाद दूसरा पद है। और जिस तरीके से जो इसमें इनकी जो भूमिका तय की गई है, क्योंकि देखिए राज्यसभा तक सीमित है, उपराष्ट्रपति पद एक संवैधानिक पद होने के अलावा आज मतदान में इनको लोकसभा के भी सदस्य वोट कर रहे हैं, लेकिन इनका जो कार्य
करने की जो एरिया है वो राज्यसभा के अंदर है, और राज्यसभा में उपसभापति के रूप में काम करते हैं। जितने बिल्स आते हैं उस बिल्स में हमें किस तरीके से उसको कमिटीज में भेजना है, कौन से क्वेश्चन को हमें एड्रेस करना है, किसको हमें डिबेट के लिए करना है, किसको क्या समय देना है। इवन एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसमें भी उपसभापति की बड़ी भूमिका हो जाती है। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कभी कभी जब बहुत ज्यादा गतिरोध उत्पन्न होता है तो उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए वो कौन सा किस तरीके से सारे जो सदस्य हैं, संसद सदस्य हैं राज्यसभा के, जो उच्च सदन को, उनको हम किस तरीके से उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनका एक समन्वय कैसे करते हैं। तो ये बड़ा ही एक तरीके से टेक्निकल पोजीशन है, और ये सदन परमानेंट सदन है। ये लोकसभा की तरह अस्थायी सदन नहीं है, अस्थायी सदन है। तो इसमें मुझे लगता है कि जो संविधान निर्माताओं ने जिस तरीके से एक इनका नीति निर्धारण किया है उसको अभी तक लगभग जितने भी उपराष्ट्रपति बने हैं सबने उसका निर्वहन किया है। और नो डाउट ये एक पॉलिटिकल पार्टीज इसमें सपोर्ट तो करती हैं, लेकिन पद पे आने के बाद से वो सारे लोग जो संवैधानिक जो प्रक्रिया है, क्योंकि वो जो कानून है उसी को लागू करते हैं और उसी के आधार पर इस चीज को एक्जीक्यूशन करते हैं, जिसके माध्यम से हम आज ये कह सकते हैं कि अगर हम इतिहास देखें उपराष्ट्रपति का तो वो एक तरीके से जो भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो भारत की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको स्थिरता प्रदान करने में और लोगों के बीच में एक जनविश्वास पैदा करने में बड़ी ही अहम कड़ी के रूप में ये लोग कार्य करते हुए दिखते हैं। और आज जिस तरीके से मीडिया और खास करके आपका जो संसद टीवी जिस तरीके से दिखाता है वहां पे हर प्रोसीडिंग को, लोकसभा और राज्यसभा को, तो इससे इस देश की जनता भी पूरी तरीके से जागरूक होती है कि कौन व्यक्ति उसमें क्या कर रहा है, किस तरीके से उस चीज का एग्जीक्यूशन कर रहा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये जो चुनाव है बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो गया कि देश की हर जनता जानना चाहती है कि आने वाला जो रिजल्ट है वो क्या होगा। जी राकेश जी, ऐसा कोई उदाहरण तो नहीं मिलता है, जैसा मनोज जी ने भी कहा कि कभी टाई वाली स्थिति पैदा हो गई हो किसी विधेयक को लेकर और राज्यसभा सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया हो, लेकिन फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने ये प्रक्रिया ऐसी दी है कि कभी ऐसी स्थिति हो कि आपको जड़ बनने पर मजबूर हो तो एक प्रावधान है, तो सभापति भी मतदान कर सकता है। ये जो है चरवेती वाली जो स्थिति है कि चलते रहना और आगे बढ़ते रहना वाली स्थिति उत्पन्न करने के लिए भी अधिकार दिए गए हैं सभापति को। हाँ, मैं प्रतिबिंब जी इसके पहले बोला था कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो सदन में न्यायाधीश की भूमिका में होता है, और आप पाएंगे कि देश में जो न्याय प्रक्रिया दी गई है, न्याय व्यवस्था दी गई है, उसमें भी जो न्यायाधीश होता है उसको स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार दिया गया है कि यदि मान लीजिए कहीं पे गवाह सबूत का यदि अभाव रहता है या किसी तरह से उसको तोड़ मरोड़ दिया जाता है तो न्यायाधीश अपने स्व विवेक से भी निर्णय कर सकता है। ऐसी स्थितियों में जो उपराष्ट्रपति हैं उनको भी संविधान के तहत ये व्यवस्था दी गई है कि यदि आपको लगता है कि कोई भी कानून या कोई भी बिल वास्तविक तौर पे बहुत आवश्यक है तो वो लटकने ना पाए और उसमें आपको न्यायाधीश के रूप में एक वोट करने का अधिकार है और वो काम मतलब वो हो जाना चाहिए। इसलिए ये व्यवस्था दी गई कि कोई भी काम लंबित नहीं होना चाहिए, और उस चीज को व्यवस्थित रखने के लिए कि कोई ऐसा कानून जो राजनीतिक दाव पेच के चलते अटक जाए तो ऐसा ना हो, उसके लिए उपराष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि यदि आपको लगता है कि दोनों तरफ के वोट बराबर आ गए हैं तो आपको जहां ठीक लगता है कि यदि आपको लगता है कि वो कानून पारित नहीं होना चाहिए तो आप उसके खिलाफ वोट कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि वो कानून पारित होना समाज हित और देश हित में जरूरी है तो आप उसके पक्ष में वोट दे सकते हैं। ये अधिकार उपराष्ट्रपति को दिया गया है। प्रतिबिंब जी, ये कुछ विशेषज्ञों और जानकारों का ये भी कहना है कि एक जो है नेक्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स राष्ट्रपति, क्योंकि हमने देखा कि राधाकृष्णन हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। 1952 में देश के पहले उपराष्ट्रपति चुनाव में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने निर्विरोध जो है जीत हासिल की थी और वो सोवियत संघ के राजदूत का कार्यकाल पूरा करके इस पद के लिए उम्मीदवार बनाए गए थे। 1957 में वो दूसरी बार भी निर्विरोध चुन लिए गए और 1962 में राष्ट्रपति पद पर भी पहुंचे। तो अजय सेतिया जी, क्या माना जाए कि ये कदम माना जाता है आमतौर पर कि उपराष्ट्रपति पद के बाद जो है राष्ट्रपति की सीढ़ी भी जो है उनके लिए जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाती है? नहीं, ये जरूरी नहीं है सबके लिए हो, और देखा है कि कई वाइस प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति का चुनाव हारे भी हैं,
तो ये हाँ होता है कि वो अगर योग्य है, ठीक है, बहुमत है और समीकरण काम कर रहे हैं, वोटों का समीकरण सारा काम कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ दोनों सदनों के सदस्य वोट नहीं करते हैं, सारी देश की असेंबलीज भी वोट करती है। तो असेंबलीज में संतुलन उस समय क्या है, कितनी विपक्ष के पास है, कितनी सत्ता पक्ष के पास है, वो किस पक्ष का उम्मीदवार है, उन सब चीजों पर डिपेंड करता है। अगर सत्ता पक्ष का वो वाइस प्रेसिडेंट है, सत्ता पक्ष ने जिताया है, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया है और अगला राष्ट्रपति उनका ही होना है, तो अगर नेतृत्व चाहता है तब उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार भी बना लिया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है हर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बना हो, ये जरूरी नहीं है। हमारे सामने 3 उदाहरण हैं कि 3 बने, लेकिन सब तो नहीं बने। कहीं तो मतलब सीधे उपराष्ट्रपति रह गए और गवर्नर राष्ट्रपति बन गए। प्रतिभा पाटिल और धैर्य सिंह शेखावत का हमने देखा कि धैर्य सिंह शेखावत तो उपराष्ट्रपति थे, राज्यपाल तो उनसे काफी नीचे आते हैं। उन दोनों का मुकाबला हुआ राज्यपाल और उपराष्ट्रपति का, तो उसमें धैर्य सिंह शेखावत हार गए, प्रतिभा पाटिल जो है राष्ट्रपति बनी। तो ये जरूरी नहीं होता कि हर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद तक पहुंचेगी। मनोज जी, लेकिन एक विभूति ऐसी रही हैं बीडी जत्ती, 3 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में वो उपराष्ट्रपति रहे, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई भाई और चौधरी चरण सिंह। ऐसा तो क्योंकि चुनावी परिदृश्य ऐसा, इलेक्शन माफ कीजिएगा, राजनीतिक परिदृश्य उस समय ऐसा बन गया कि जल्दी जल्दी 2 सरकारें गिर गई जनता दल की और 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का उनको एक उपराष्ट्रपति के तौर पर अवसर मिला। देखिए, ये अवसर तो मिला, लेकिन आज भी अगर आप पॉलिटिकल जब कंपैरेटिव कीजिए तो इस क्वेश्चन, उस पद पे क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि किस प्रकार से उन्होंने इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी के इशारे पे काम किया और वहां पे कहीं न कहीं जो संवैधानिक जो प्रक्रिया थी उसको एक तरीके से डिसऑन किया, जो कि आज भी हम इसको पॉजिटिव सेंस में नहीं देख सकते हैं। वो कहीं न कहीं उस पद की गरिमा को डिटोरिएट करता है। तो इन सब चीज़ों को भी हमें देखना चाहिए कि जिस तरीके से वहाँ पे जब ये 74-75 की जो घटना है उस समय इन्होंने किस तरीके से राष्ट्रपति की भूमिका में भी कुछ दिन तक काम किए। फिर उसके बाद जब इमरजेंसी का जो क्राइसिस हुआ था तो उस समय जिस तरीके से पूरा देश एक अनार्किस्ट की स्थिति में था, तो वहां पे एक तरीके से बिल्कुल उनका साइलेंट रोल था। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट हुई हैं, ये सब हमारे देश के लोकतंत्र को इस तरीके की घटनाएं कमजोर करती हैं। तो लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति बना, सब ने इन सब सारे चीजों को ठीक करने का प्रयास किया। और चूंकि हम सब जानते हैं कि भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और ये डे बाई डे दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहा है, इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है। क्योंकि हम जब आप देखिए कि हर साल 18 साल के जो बच्चे होते हैं, जो भी होता है उसको हम वोटिंग राइट्स देते हैं, महिलाओं का सेम पार्टिसिपेशन है। और अभी की जो वर्तमान सरकार है, जिस तरीके से हर चीज को जनता तक लेके जा रही है, सबको जोड़ रही है, चाहे अपने स्कीम के माध्यम से, पॉलिसीज के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जितने भी संवैधानिक पद हैं उस पदों पे इस सूचिता का परिचय सभी को देना चाहिए। क्योंकि तभी जाके हम एक जो हम विकसित भारत की जो कल्पना कर रहे हैं और एक जो नेशन बिल्डिंग की जो बात कर रहे हैं और खास करके जो संवैधानिक जो ढांचा है, इसको अगर हमको और मजबूत करना है तो मुझे लगता है कि इन सब सारे चीजों से, दलों से ऊपर उठ के राष्ट्र हित में और संविधान हित में काम करना चाहिए, खास करके इस तरीके के पद पे जो लोग भी बैठता है। जी प्रतिबिंब जी। राकेश जी, 2 महिला राष्ट्रपति देश को मिली हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति अभी तक नहीं मिली हैं। 2 बार शायद उम्मीदवार बनी हैं महिलाएं, लेकिन दोनों बार जीत नहीं पाई हैं। दूसरी तरफ अगर अल्पसंख्यकों की बात करें तो अल्पसंख्यकों में भी कोई सिख जो है नहीं बना है उपराष्ट्रपति, लेकिन मुस्लिम अल्पसंख्यक उनकी संख्या बहुत अधिक है। उनमें से एक हिदायतुल्लाह थे, जो कि बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते थे और वो एकमात्र ऐसी विभूति थे जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और देश के मुख्य न्यायाधीश भी बने। वो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। तत्कालीन प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन के निधन और वीवी गिरी के उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र के दौरान वो इस पद पर रहे। फिर 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक उपराष्ट्रपति रहे और 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक देश के वो मुख्य न्यायाधीश भी रहे। ये एक अपने आप में अनूठा एग्जाम्पल सामने नहीं आता क्या?
देखिए प्रतिबिंब, इसके पहले जो डेट आपने बताया उस दौरान जो उपराष्ट्रपति थे उनका कार्यकाल के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिन उपराष्ट्रपति जी को मैंने कवर किया है अल्पसंख्यक, उनका कार्य व्यवहार मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नहीं दिखा। उपराष्ट्रपति रहते हुए हामिद अंसारी जी ने इस देश को एक मैसेज किया कि देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। मतलब किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ से इस तरह की बात कहना, मुझे लगता है ये लोकतंत्र का गला घोटना कहा जाएगा। तो हम जिन लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपतियों को देखे हैं, उसमें उपराष्ट्रपति के रूप में और राज्यसभा के सभापति के रूप में हामिद अंसारी जी का जो कालखंड था वो अति पक्षपातपूर्ण कहने में मुझे कोई संकोच नहीं आता। और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में हमने बाल योगी जी को भी देखा, पीए संगमा जी को भी देखा, लेकिन सोमनाथ चटर्जी जी ने एक इतिहास रचा है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, पक्षपाती लोकसभा स्पीकर के रूप में। तो इसलिए पहले जो अल्पसंख्यक बने उनका कालखंड कैसा था मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे नजरों में जो कालखंड था वो बहुत अच्छा नहीं था। प्रतिबिंब जी, मनोज जी, जब अल्पसंख्यकों की बात आती है तो एक समय तक तो ऐसा रहा कि शायद मुस्लिम वर्ग से ही अल्पसंख्यक माने जाते रहे थे, जबकि यहाँ तो माइक्रो माइनॉरिटीज भी हैं। यहाँ पर पारसी हैं, यहाँ पर सिख हैं, जो कि बौद्ध हैं। लेकिन जब कोई दायित्व देने की बात आती है या उम्मीदवारी की बात आती है तो अल्पसंख्यकों के नाम पर जो है उम्मीदवारी मुस्लिम समुदाय के हिस्से में ज्यादा आई है। देखिए प्रतिबिंब जी, ये बेसिकली अगर आप देखिए स्वतंत्रता के बाद से, चूंकि कांग्रेस का एक छत्र प्रभाव था इस देश के राजनीतिक व्यवस्था में, वो चाहे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो या इवन स्टेट का भी अगर आप लेजिस्लेटिव देख लीजिए तो वहां पे भी, तो हमेशा से कांग्रेस ने की जो नीति रही है कि वो अपीजमेंट का उसने हमेशा सहारा लिया। आप देख लीजिए कि नेहरू जी का जो एरा था, उसके बाद से आप इंदिरा गांधी का एरा देख सकते हैं, इवन राजीव गांधी जी जब बने प्रधानमंत्री, तो अगर आप तीनों का देखिएगा तो इन लोगों ने हमेशा टोकनिज्म किया, हमेशा इस देश में जो भी पॉलिसीज बनाया या जो भी मतलब सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स इन्होंने ज्यादा की। और ये कहीं ना कहीं इसके पीछे जो आपने सवाल किया कि माइनॉरिटी को क्यों सिर्फ एक विशेष वर्ग को क्यों दिया गया, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, वो था वोट बैंक, जिसके चलते कहीं ना कहीं आज हमारा देश, आज आप देख सकते हैं किस तरीके से इस अपीजमेंट को लेकर समाज में जो एक डिवीजन है, जिसको आज की सरकार कहीं से इस चीज को एक्सक्लूड नहीं कर रही है, सबका साथ और सबका विकास लेके चल रही है। लेकिन जो एक ट्रेडिशन बनाया कांग्रेस ने इस देश में राजनीतिक दल के रूप में और एक सत्ताधारी के रूप में, जो कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा दिया, जिसके चलते आज हम बहुत सारे स्टेट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके का चैलेंजेज और चुनौतियां हम देखने को मिल रही है। चाहे वो आप जम्मू कश्मीर का आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है, नॉर्थ ईस्ट में आसाम में देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे अपीजमेंट किया गया। उसी तरीके से वेस्ट बंगाल में भी वहां पे चूंकि कम्युनिस्ट की जब सरकार थी और उन्होंने भी इसी फॉर्मूला का जो कांग्रेस ने जो माइनॉरिटी अपीजमेंट की जो बात की उसी को आगे बढ़ाया, और उसके बाद से टीएमसी की जब ममता बनर्जी जी जब आई उन्होंने भी उसी एजेंडे को आगे बढ़ाया। तो आज आप देख सकते हैं कि आज एक सिक्योरिटी के हिसाब से जिस तरीके से वहां पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, और हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, अगर आप देखिए तो आप वहां के जो भी चुनाव होते हैं किस तरीके की एट्रोसिटी वहां पे होती है, और खास करके सिर्फ उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण और वो है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो मुझे लगता है कि आज की जो वर्तमान सरकार है बड़ी सक्षम है, और इन सब सारी चीजों को दूर करने के लिए कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से जिस तरीके से इसका एक्सक्यूशन कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो खास करके जो एक विशेष धर्म को लेके जो अपीजमेंट पॉलिसीज है वो कहीं ना कहीं इस देश से समाप्त हो जाएगा। और आज आप देख सकते हैं कि देश की जनता भी जागरूक हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर ये स्थिति ऐसी बनी रही तो इस तरीके का जो अपीजमेंट जो भी पॉलिटिकल पार्टी करते हैं वो धीरे धीरे उनको मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा और सबके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हर व्यक्ति का उतना ही इंपॉर्टेंस है। अगर वो भारत का नागरिक है, यहाँ उसको मतदान देने का अधिकार है, तो मुझे लगता है कि उसके रिसोर्सेज पे भी उसका उतना ही हिस्सा बनता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर किसी विशेष धर्म के हैं, विशेष जाति के हैं, तो आपको एक अलग से कुछ प्रोविजन दिया जाएगा। लेकिन ऑब्वियस है कि समाज में चूंकि एक अनेकता के साथ साथ विविधताएं भी हैं और इक्वलिटी न रहने के कारण भारत एक वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर होने के नाते भी हम सरकार बहुत सारे अफर्मेटिव एक्शन लेके प्रोग्राम लेके आती
चलाती है और सबको एक तरीके से एग्जीक्यूट करती है, जिसके माध्यम से हम इस चीज को कह सकते हैं कि आज का जो घटना हम सबको देखने को मिल रही है उसमें पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अपीजमेंट पॉलिसीज रही है, और उसी को आज ये सरकार आप देख सकते हैं कि हर चीज पे जो उनका टोकनिज्म था उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से तोड़ने का प्रयास कर रही है। आप देखिए इस देश में पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का काम इस सरकार ने किया, तो जिसको आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा था। इसके पहले आप देखिए जब एनडीए गवर्नमेंट थी तो एपीजे अब्दुल कलाम जो कि अपने एक बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट थे, विद्वान थे, जिन्होंने न्यूक्लियर परीक्षण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उनको राष्ट्रपति बनाया। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जो योग्य और जो अच्छे जो लोग हैं जो समाज में जिनकी एक भूमिका है, ऐसे लोगों को आगे अगर सरकार लेके आती है तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजों से हम बच सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों विभूतियों को भी चुनाव में उतरना पड़ा, मुकाबला हुआ जी, उसमें तो सर्वसम्मति से जो है ये दोनों विभूतियां जो है राष्ट्रपति बननी चाहिए थी देश की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बेसिकली ये अभी राधा कृष्णन जी की बात कर रहे हैं। नहीं, अभी राष्ट्रपतियों की जो बात की है आपने, हाँ, अब्दुल कलाम जी की बात की है और हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जी की बात की है। तो मैं बिल्कुल मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि देखिए मैं वही बोलता हूं कि ये इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक सबका अपना एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है, और जिस तरीके से जो अपोजिशन की जो एक भूमिका है वो खास करके इन पदों पे भी पॉलिटिक्स से बाज नहीं आना चाहती है कि अगर समाज में कोई एक अच्छा व्यक्ति है जिसने कंट्रीब्यूशन दिया है और उसको कोई रूलिंग पार्टी अगर आगे लेके आती है तो समन्वय करना चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र में एक मजबूती प्रदान आएगा। और देखिए लोकतंत्र में एक सबसे बड़ा जो होता है कोऑर्डिनेशन और जो समन्वय, और जो खास करके जो उनका मतभेद होने के बावजूद भी मनभेद नहीं होना चाहिए, इस चीज का सबसे इंपॉर्टेंस रोल प्ले होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज की जो विपक्षी दलें हैं आप देख सकते हैं किस प्रकार से विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं उनका। आप पिछले 2024 के बाद आप देख लीजिए और उसके पहले भी देख लीजिए तो उन्होंने मतलब लोकतंत्र के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो डिलिब्रेशन और पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो बहुत कम हुआ है, वो हमेशा से वॉकआउट किया है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता इन सब चीजों को देख रही है, और क्योंकि ये जितने भी है टैक्स पेयर के पैसे से सारे लोग इस सदन में जो भी उसके जो सुविधाएं हैं उसको ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जनता का काम नहीं हो रहा है तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है उसका एक लिमिटेड टाइम है, 5 साल का टेन्योर होता है, और उस टेन्योर में इस देश में लोकतंत्र के नाम पे बहुत सारे एजेंडे, बहुत सारे जो मैनिफेस्टो में जो इश्यूज लेके आते हैं उसको इंप्लीमेंट करने का संसद सबसे बड़ा एक तंत्र होता है जिसके माध्यम से आप एग्जीक्यूट करते हैं और उन सारे एजेंडों को लागू करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से विपक्ष का रवैया रहा हर जगह कन्फ्रंट करने का, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से समाज में और सोसाइटी में जिस तरीके से उनका डिटोरेशन हो रहा है, धीरे धीरे और भी डिटोरेट करेंगे, क्योंकि आज की जो जनता है, आज का जो यूथ है, आज की जो महिला है, वो कहीं ना कहीं अपना पार्टिसिपेशन चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है। और आप देखिए एक चीज बड़ा, अब 2011 साल होने जा रहा है देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का। आप देखिए जब 14 में आए थे तो हम 11वीं 12वीं पोजीशन पे थे अर्थव्यवस्था में, लेकिन 11 साल में हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के लोकतंत्र में कितना पोटेंशियल है, यहाँ के अर्थव्यवस्था में कितना पोटेंशियल है, यहाँ के लोगों में कितना पोटेंशियल है कि हम 11 साल में 11 पोजीशन से हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। और अभी जो 2047 में जो विकसित भारत का जो एक कंसेप्ट लेके मोदी जी जो चल रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की चीजें अगर एग्जीक्यूट होती हैं तो शायद उसके पहले ही हम जो अभी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो आने वाले 1-2 साल में, अभी प्रेडिक्शन भी आ चुका है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए भी अच्छा है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। जी प्रतिबिंब जी। सेतिया जी, ये बात सही है कि 15वें उपराष्ट्रपति आज शाम तक हमें मिल जाएंगे, देश को मिल जाएंगे, और 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर तो नहीं लेकिन राज्यसभा के सभापति के तौर पर चुनौतियां काफी होंगी, विशेष रूप से राज्यसभा का संचालन करने में, जो कि अभी हमें 2-3 जो है सेशन से संसद के देखने को मिल रहा है। तो इस चुनौती को किस तरीके से देखते हैं? देखिए राज्यसभा में अब विपक्ष जो है सत्ता पक्ष में मतलब बहुमत में नहीं रहा। इससे पहले लगातार यह स्थिति चल रही थी कि लोकसभा में तो दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती थी, लेकिन वहां कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल ही बहुमत में रहते थे। अब वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि टकराव
कोई ज्यादा होगा। हाँ, इस दृष्टि से हो सकता है कि क्या कह सकते हैं कि कुंठा में टकराव की स्थिति पैदा हो, तो वो अलग बात है। लेकिन इस तरह की स्थितियां पहले भी बहुत ज्यादा पैदा हुई हैं, ऐसा नहीं है। अभी इससे पहले धनखड़ जी के समय में भी बहुत टकराव हुआ है, और आपको ध्यान होगा कि इससे पिछले सत्र में बहुत सारे सांसदों को निलंबित करना पड़ा था, लोकसभा में भी निलंबित करना पड़ा था। हम ये मानते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष के मजबूत होने के जो हम गलत नतीजे देख रहे हैं, जो हमारे सामने आ रहा है, जिस प्रकार संसद का समय बर्बाद हो रहा है, इस बार अगर विपक्ष मजबूत हुआ है या वहां पर विपक्ष राज्यसभा में मजबूत है, तो उसके नतीजे भी हमको देखने को मिल रहे हैं कि संसद की कार्रवाई ही नहीं चलती, चलने अपने ज्यादा सांसदों के बूते संसद की कार्रवाई को जो है चलने नहीं देते। ये वॉकआउट कर दे तो ठीक है, संसद की कार्रवाई तो चले, लेकिन हंगामा करना, ये मुझे याद है कि जब 50 साल पूरे हुए थे तो उस समय एक समन्वय बना था, एक प्रस्ताव पास हुआ था, और बल्कि जो रूल बुक है उसमें भी डाला गया था कि सेंट्रल उसमें जो है असंदी के सामने कोई नहीं आएगा, लेकिन असंदी के सामने आने का परंपरा अभी भी जारी है, उसकी वो रुकी ही नहीं। हम जो संसद की कार्रवाई ठीक से चले उसके लिए जो व्यवस्था की जाती है वो खराब होती है। तो ये मानना कि टकराव होगा, तो वो तो हो ही रहा है, हम लगातार देख रहे हैं, दोनों ही सदनों में रेगुलर टकराव हो रहा है। एक तो बातें याद आती हैं मुझे, आपने अभी बीडी जत्ती का जिक्र किया था जी, तो बीडी जत्ती इमरजेंसी के समय उपराष्ट्रपति थे, और इमरजेंसी के दौरान ही वो फखरुद्दीन अली अहमद की जब देहांत हो गया, और राष्ट्रपति के चुनाव से पहले वो कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति भी थे। लेकिन बीडी जत्ती का आपातकाल के समय जो रोल था, अभी मनोज जी ने उसका जिक्र किया, मुझे ध्यान आता है कि उस समय सुब्रमण्यम स्वामी जब वह विदेश में थे, विदेश से अचानक आकर के वो सदन में आ गए थे, और उनके सदन में आने के बाद जो है जिस प्रकार कई अफसरों को सस्पेंड किया गया, राज्यसभा के भी, संसद के जो सिक्योरिटी वाले थे उनको भी सस्पेंड किया गया, और पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया गया कि वो कैसे आए और कैसे गए। जबकि ये देखो लोकतंत्र का कितना बड़ा उस समय आहित था कि सिक्योरिटी वालों को उसकी सजा देनी पड़ी, मिली, जो कि एक सांसद संसद में कैसे आ गया। और उस समय जब सुब्रमण्यम स्वामी की राज्यसभा की सदस्यता को खारिज करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया, तो उस प्रस्ताव के समय बीडी जत्ती की भूमिका काफी होती थी, क्योंकि वे उपराष्ट्रपति के नाते वहां पर सभापति थे। उस समय कई टेक्निकल सवाल उठाए गए थे, और जो विपक्ष के सदस्य उस समय मौजूद थे उन्होंने कई टेक्निकल सवाल उठाए थे, इसको कमेटी को सौंपने को कहा था और सारी चीजें की थी। लेकिन बीडी जत्ती बिल्कुल शांत मन से वहां पर बैठे रहे, और उन्होंने कोई भी निष्पक्षता का काम वहां पर उस समय नहीं किया था। ये हमेशा इतिहास के अंदर लिखा गया है, इतिहास में लिखा जाएगा, हमेशा ये रहेगा इतिहास में कि राज्यसभा के सभापति ने खुलेआम निष्पक्षता का उल्लंघन किया। तो इस तरह की घटनाएं हमें मालूम है। अभी राकेश जी ने सोमनाथ चटर्जी का जिक्र किया, तो सोमनाथ चटर्जी जैसे जिक्र किया वैसे राज्यसभा में भी ऐसे कई उदाहरण है। बीडी जत्ती का उदाहरण मैंने आपको दिया, इसके अलावा भी कई उदाहरण इस तरह के हैं जब निष्पक्षता पर खरे नहीं उतरे हैं सभापति। राकेश जी, यहाँ पर ये एक आम सहमति बनने की बात की है यहाँ पर जेटिया जी ने, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में ये था कि वैल में नहीं आएंगे विरोध के तौर पर। तो एक आम सहमति ये भी बनी थी कि प्रश्नकाल बाधित नहीं होगा सदन का, लेकिन हम देख रहे हैं क्योंकि जो सदन में प्रश्नकाल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें न केवल सत्ता पक्ष के सांसद बल्कि विपक्ष के माननीय सांसद भी अपने संसदीय क्षेत्र, अपनी जनता और सामयिक विषयों को लेकर जो है महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं, वो बाधित होता है। उसको लेकर भी एक बड़ी चुनौती है सभापति के सामने। प्रतिबिंब जी, सदन चलाने के लिए सत्ता विपक्ष के बीच में समन्वय रहे, इसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, और इसीलिए सत्र शुरू होने के पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएसी की बैठक होती है। उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों के प्रमुख नेता रहते हैं, और आपके सभापति भी उपस्थित होते हैं, जिसमें ये बात
आती है कि भाई विपक्ष की तरफ से कौन कौन सा ऐसा विषय है जो सत्ता पक्ष के सामने रखा जाना है, और सत्ता पक्ष से कहा जाता है कि आप विपक्ष की जो ये विषय है इस पे आपका सकारात्मक या नकारात्मक क्या रुख है। उसके बाद बीएसी की बैठक में सारी चीजें, जिसको हम कहते हैं सदन चलाने का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। लेकिन इधर कुछ सालों से आप देखेंगे कि बीएसी की बैठक में चर्चा कुछ और होती है और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है परिदृश्य कुछ और हो जाता है। तो ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं कि अंदर कुछ और तय होता है और बाहर सदन में पहुंचने के बाद कुछ और दिखने लगता है, यही चुनौती नए उपराष्ट्रपति के सामने रहने वाली है। क्योंकि ये जो प्रदर्शन है ये प्रदर्शन दिनों दिन बिगड़ेगा, इसकी मुझको संभावना लग रही, सुधरेगा नहीं लग रही। तो इसलिए जो आप सदन चलाने की बात कर रहे हैं, जो प्रश्नकाल की आप बात कर रहे हैं, बहुत से विषयों पे शून्यकाल प्रश्नकाल ये दो ऐसे कालखंड हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि जनता की जो समस्याएं हैं उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए और उसका त्वरित समाधान हो। इसीलिए दोनों बनाए गए थे लोकसभा और राज्यसभा में। प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दों का समाधान होना है। लेकिन हो ये रहा है कि सदन की कार्रवाई का जैसे ही उद्घोषणा होती है कि अब सदन शुरू होने वाला है तो सदन तो बाद में शुरू होता है, हंगामा पहले शुरू हो जाता है। ये जो नई तरह की राजनीति आ रही सदन के अंदर, और उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो कुछ और बात कहते हैं। तो आप देखेंगे सदन इस समय पर 3 खंडों में चलता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जिस हाल में बैठक होती है वहां कुछ और बात होती है, फिर आप हाउस के अंदर हंगामा करते हैं वहां कुछ और स्थितियां होती हैं, और जब बाहर आके आप मीडिया को बाइट देते हैं तो वहां कुछ और स्थितियां होती हैं। तो ये जो आपका 3 चरण है, ये 3 चरण ऐसे हैं जो आने वाले समय में मुझे लगता है उपराष्ट्रपति के रूप में जो भी आएगा, सीपी राधाकृष्णन जी का चुना जाना तय माना जा रहा, पर जो भी आएगा उसके सामने ये चुनौती मुंहबाए खड़ी है। प्रतिबिंब जी। मनोज जी, यहाँ पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है इसलिए भी थोड़ा सा विशेष है क्योंकि इसको किसी व्हीप में बांधा नहीं गया है। आप अपनी अंतर मन की आवाज से भी किसी को किसी भी जो है दल के उम्मीदवार को चुन सकते हैं। तो क्या प्रश्नकाल और शून्यकाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण जो है समय होता है दोनों सदनों के भीतर, उसको लेकर भी एक नए तौर पर कुछ सहमति बननी चाहिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में कि भाई यहां पर जो है आप जो है अपनी अंतर्मन की आवाज से आप जो है अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पार्टी लाइन पर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस शोर शराबे में, उस हंगामे में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है अगर आपका प्रश्न उस दिन लगा हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ी पीड़ा किसी भी सांसद की ये रहती है कि लॉटरी सिस्टम से बड़ी मुश्किल से उसका नंबर आता है, उसका प्रश्न लगता है, और उस दिन हंगामे की भेंट अगर सदन की कार्रवाई चढ़ जाती है तो फिर उसको पता ही नहीं है कि वो अपना प्रश्न कब पूछ पाएगा। देखिए प्रतिबिंब जी, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसमें खास करके प्रश्नकाल और शून्यकाल का जो प्रोविजन रखा गया है ये ऑब्वियसली कि संसद सदस्यों के लिए ही है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष आप पिछले कुछ सालों से देख सकते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है, जिस तरीके से हमेशा अवरोध पैदा कर रहा है, वो कहीं न कहीं इस देश के लोकतंत्र के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है। क्योंकि वो एक टैक्स पेयर का उसमें टाइम स्पेंड होना, उसमें सारे इतने सारे रिसोर्सेज लगते हैं, और जो संसद सदस्य जो पहली बार जीत के आए हुए हैं उनको कितने समय के बाद उन्हें मौका मिलता है, और उसका जो इशूज है जब तक वो उस सदन के सामने वो रखेगा नहीं तब तक उसका रिजॉल्व आ नहीं सकता, उसका जवाब नहीं आ सकता। लेकिन आज जो विपक्ष है वो हमेशा आप देखिए कभी कभी तो ऐसा लगता है कि विपक्ष न होके बिल्कुल एक एंटी नेशनल स्टैंड लेते हुए दिखता है। आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्रोनोलॉजी है, अगर आप चाहे वो जितनी भी चाहे टेररिस्ट जो घटनाएं घटी हैं उसको भी लेके देख सकते हैं, या जितने भी इंस्टीट्यूशन है, खास करके इस देश के संविधान ने जितने भी इंस्टीट्यूशन बनाया है, जिस इंस्टीट्यूशन को बनाने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने और खास करके जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, सबका कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन आज उस हर इंस्टीट्यूशन पे आज का विपक्ष प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो विपक्ष है वो किसके लिए काम कर रहा है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन हम सबको सोचने की जरूरत है, और इस देश की जनता इस चीज को समझ रही है। आप देख सकते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन आपको हर चुनाव में जनता दे रही है, लेकिन अभी भी जो विपक्ष है इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट जो सेशंस हैं और खास करके जो संसद सदस्यों के जो राइट्स हैं, उन्हें इस चीज को लेके एक मुहिम
स्कीम चलानी चाहिए कि कम से कम जो क्वेश्चंस आवर्स हैं, जो हमारे क्वेश्चंस है वो हमारे इस पटल पे आने चाहिए, जिसके माध्यम से लोकसभा स्पीकर हो या उपराष्ट्रपति के जो सभापति, उपराष्ट्रपति के रूप में जो हमारे राज्यसभा के सभापति हैं, उसको सही तरीके से एड्रेस कर सके। क्योंकि जब शोरगुल हल्ला होता है तो मुझे लगता है कि जो बात जहां पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाती है, और इसमें कहीं ना कहीं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही ब्रेक कर रहे हैं। क्योंकि हम एक तरफ ये बोल रहे हैं कि हम इतने बड़े लोकतंत्र का रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के माध्यम से करना चाहते हैं, हम एक एक चीज का डिस्कशन, डिबेट, पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ वही है कि जो हमारे चुने हुए जो संसद सदस्य उनको हम बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक नकारात्मक पक्ष है विपक्ष का, जो कि अगर इसको त्वरित अगर इसको ठीक नहीं करते हैं तो जो आने वाले समय में जो हमारे पास अब इस सरकार के पास 4 साल बचे हुए हैं, और इस 4 साल में जो एजेंडे हैं, जिस तरीके से जनता का एक्सपेक्टेशन है, जिस तरीके से उनको एक्सक्यूट करना है, जब तक संसद सत्र सुचारू रूप से नहीं चलेगा तब तक शायद हम इन सब चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें उपराष्ट्रपति का चुन के आना ये बड़ा ही उनके लिए एक चुनौती रहेगा कि किस तरीके से, अभी जैसे हमारे पहले वक्ता जो बता रहे थे कि ये चाहे जो भी जीत के आए वो उसको बड़ा ही संभल के और खास करके एक बड़ा ही पॉजिटिव डायरेक्शन में किस तरीके से समन्वय बनाए, जिसके माध्यम से हम इन सब सारी चीजों को दूर कर सकें। क्योंकि अभी जो विपक्ष का जो रवैया है, अभी ऑब्वियस है कि 3 जगह पे 3 रूप में दिखते हैं। जब ऑल पार्टी मीटिंग होता है वहां पे सहमति बनती हुई दिखती है, जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है वहां पे सारी चीजें, जैसे ही पार्लियामेंट में जब लोग आते हैं तो वहां पे जिस तरीके का उनका एक तरीके का जो आप समझ सकते हैं सरकार के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा करने का जो एक प्रयास है, वो मुझे लगता है कि इस देश की जनता के और टैक्स पेयर के पैसे का मिसयूज है, जो कि कहीं न कहीं इस देश की जनता आने वाले चुनाव में इस चीज को एक मैंडेट के रूप में इस चीज को दिखा सकती है। तो अगर विपक्ष अभी भी नहीं समझता है तो मुझे लगता है कि जो हमारी लोकतंत्र के जो हम बोलते हैं कि सवाल करना और उसका निराकरण करना पार्लियामेंट के अंदर ही होता है, तो अगर ये चीजें अगर नहीं होती है तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारा लोकतंत्र कहीं न कहीं वीक होगा। और जब लोकतंत्र वीक होगा तो उसमें चाहे पक्ष हो विपक्ष हो सारे लोग कटघरे में खड़े होंगे। तो इसीलिए सरकार को भी इस पे कुछ नया प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि पिछला जो रवैया है उसके हिसाब से हमें लगता है कहीं न कहीं अगर उसको हमको ठीक करना है तो एक नई रणनीति के तहत आने वाले सत्र में हम किस तरीके से सुचारू रूप से संसद को चला सकें और सबकी भूमिका तय हो, तब शायद हम जो एक लोकतंत्र की कल्पना करते हैं तभी जाके पूरा कर पाएंगे। अजय सेतिया जी, ये परेशानी है, ये दिक्कत है, उसको लेकर मैंने जैसे कहा कि पक्ष के ही नहीं बल्कि विपक्ष के सांसदों ने भी यहाँ पर हमारे कार्यक्रमों में अपनी पीड़ा जो है जाहिर की है, क्योंकि सीधे तौर पर ये निजी तौर पर एक सांसद के अधिकारों का हनन भी है। आप भी ये मानते हैं? देखिए, ये दलीय व्यवस्था में और दलों के नेताओं की तरफ से जो एजेंडे तय किए जाते हैं उसने संसदीय व्यवस्था को कमजोर किया है। सांसदों के अधिकारों का हनन हुआ है। विपक्ष के नेता तय कर लेते हैं कि आज का एजेंडा क्या होगा और इस एजेंडे पर हमको सदन नहीं चलने देना है। ये सुबह ही तय कर लेते हैं, 10 बजे अपनी मीटिंग करके तय कर लेते हैं। उसमें सांसद शामिल नहीं होते, इस फैसले में सांसद शामिल नहीं होते। एक नेता सुबह तय कर लेता है और बाकी वो उसके पीछे घुमा लेता है अपने नेताओं को, और वही संदेश चला जाता है कि आज ये करना है। तो ये मैं समझता हूं कि सांसदों के जो अधिकार है व्यक्तिगत तौर पे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रतिनिधि के तौर पर, उनका हनन हो रहा है। इस पर थोड़ी ब्रेक लगनी चाहिए। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को, दलीय जो व्यवस्था है उसके अंदर कुछ नियम कायदे बनने चाहिए कि संसद के अंदर कितना जो प्रभुत्व और कितना नियंत्रण राजनीतिक दलों के नेताओं का होना चाहिए सांसदों के ऊपर। इसके बारे में तो संसद खुद तय करें, अपने नेताओं के सामने अपनी राय रखें। जैसे कांग्रेस पार्टी में है या समाजवादी पार्टी में है या कुछ या दूसरी पार्टियों में है, वो सांसद अपने नेताओं को कहें कि ये एजेंडा हमारे से छीना जा रहा है, हम अपने इलाके की आवाज यहाँ नहीं उठा पा रहे हैं, हम हमारे इलाके की जो समस्याएं हैं वो हम नहीं उठा पा रहे, क्वेश्चन हम नहीं पूछ पा रहे। तो ये सारी जिम्मेदारी तो बनती है सांसदों की, क्योंकि फैसला तो उन्हीं के नेता ही करते हैं कि आज सदन नहीं चलने देना। राकेश जी, रेगुलरली ये रहता है कि आज ये मुद्दा उठाना है, आज ये मुद्दा उठाना है, सांसदों की चलती नहीं है उसमें। तो ये जो सारी जो जिम्मेदारी बनती है सांसदों की बनती है कि वे अपने दलों को समझाएं। जैसे अभी एक बात आ रही है बार बार
कि सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी यह बात बार बार आ रही है, वोट चोर वोट चोर वोट चोर वोट चोर। और उस वोट चोर के चक्कर में जो है लोकसभा नहीं चलने दी गई, राज्यसभा नहीं चलने दी गई, एक ही एजेंडा। सांसदों को अगर पूछा जाए तो वो कैसे जीत कर आए हैं वो नहीं बता पा रहे, फिर कि वो अगर वोट चोरी है तो वो जीत के कैसे आए। तो ये चीज जो है सांसदों को सामने रखनी चाहिए। और अब बात ये सामने आई है कि कई क्षेत्रीय दलों ने इस मुद्दे को उठाया है कि उनके राज्यों की आवाज वहां पर नहीं उठाई जा रही इस वोट चोर के चक्कर में, या कभी कभी बोफोर्स के चक्कर में, या कभी राफेल के चक्कर में, या कभी ऐसे मुद्दे उठा लिए जाते हैं, उसी पर ये सारा सदन जो है, सारा सत्र चल जाता है उस हंगामे में। तो इसमें ना तो राज्यों के मुद्दे उठ पाते हैं, ना राज्यों की पार्टियों के मुद्दे उठ पाते हैं, ना सांसदों के अपने क्षेत्र के मुद्दे उठ पाते हैं। तो ये अंदरूनी जो राजनीति की दलों की जो अंदरूनी लोकतंत्र है उस पर विचार करने का समय आ गया है कि उसको कैसे हम सुदृढ़ कर सकते हैं, क्योंकि वो कमजोर होता जा रहा है। राकेश जी, क्या इसका निराकरण प्रधानमंत्री की उस विचार, उस सोच में है जो कहती है कि एक देश एक चुनाव, क्योंकि एक तरीके से पॉलिटिकल स्कोरिंग का एक तरीके से मंच बन गया है, और वो मंच इसलिए बन गया है, देश में हर 6 महीने में, एक साल में कोई ना कोई चुनाव होता है, छोटा बड़ा, तो अपने वोटर्स के पास आवाज पहुंचाने के लिए, अपने मुद्दे पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं संसद का जो है प्रयोग किया जा रहा है। और ये प्रयोग बंद हो सकता है अगर देश में सारे चुनाव एक ही बार में कराए जाएं, जैसा कि प्रधानमंत्री का विचार है। हाँ, देखिए, एकदम सही बात आपने कही कि यदि एक देश एक चुनाव की प्रणाली ला दी गई देश में, तो निश्चित तौर पे ये जो सांसदों पे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो एजेंडा थोपा जाता है और जिसके चलते सांसदों का अपना एजेंडा ध्वस्त हो जाता है, उस पे बहुत हद तक नियंत्रण लग जाएगा। लेकिन इसको हम पूर्णतः नियंत्रण मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तभी होगा प्रतिबिंब जी, जब पार्टियां स्वयं से आचार संहिता बनाएंगी। क्योंकि पार्टियां यदि स्वयं से आचार संहिता नहीं बनाएंगी तो सदन चला पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। हम कहते हैं आज ठीक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार थी, परसों किसी और की सरकार होगी, तो जो आज विपक्ष में कल सत्ता पक्ष में था, और जो कल विपक्ष में था आज सत्ता पक्ष में है। तो ये सोचना पड़ेगा सभी राजनीतिक दलों को कि हमें जनता किस लिए चुन के भेजती है। हमारे सांसदों को क्षेत्र में जाके जवाब देना पड़ता है, उनसे लोग सवाल करते हैं कि आप वहां हंगामा करने भर गए थे या हमारा विषय भी उठाए हैं, हमारी जो समस्याएं हैं उसका निदान होगा या नहीं होगा। सांसद बेचारा सैंडविच के बीच में फंसे टमाटर की तरह होता है, उसको एक तरफ से जनता और दूसरी तरफ से पार्टी बिल्कुल बीच में फंसा के चलती है। उसके लिए पार्टी को यह आचार संहिता बनानी होगी कि हम प्रश्नकाल दोनों सदनों में सुचारू रूप से चलने देंगे। इसके अलावा पार्टी का जो एजेंडा होगा उस एजेंडे पे हम काम करेंगे, क्योंकि ये जो है आचार संहिता सदन में और कोई नहीं बना सकता, और यदि बनाएगा तो पार्टी के ऊपर लाद भी नहीं सकता। इसके लिए स्वयं से पार्टियों को आगे आना होगा और ये आचार संहिता बनानी होगी कि प्रश्नकाल और शून्यकाल ये दोनों चीज चलने दिया जाए। इसके अलावा जो बाकी विषय होगा उसमें पार्टी का एजेंडा प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिबिंब जी। मनोज जी, आचार संहिता बनाने का जो विचार है, कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन उसको करने में थोड़ा सा दुश्वारियां हैं राजनीतिक दलों के सामने। लेकिन ये दुश्वारी क्या एक देश एक चुनाव के माध्यम से समाप्त हो सकती है, कम हो सकती है? देखिए प्रतिबिंब जी, वन नेशन वन इलेक्शन का जो एजेंडा है, ये मुझे लगता है कि आज इस देश की जरूरत बन चुका है, क्योंकि संविधान में अभी तक इसकी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन आप देखिए तो पहले चुनाव सब एक साथ ही होते थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने जिस तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों का जिस तरीके से मिसयूज किया, उसके बाद से ये चुनाव अलग अलग होते चले गए, और प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद से हर स्टेट में चुनाव का समय अलग हो गया और सेंटर का चुनाव अलग हो गया। लेकिन अभी जिस प्रकार से वर्तमान में मोदी जी जिस तरीके से इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं, और जो जिस तरीके से ग्राउंड पे एक कैंपेन चलाया जा रहा है, मुझे लगता है कि अगर आप देखिए, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि इस देश में हर साल भर पे एवरी ईयर्स हम कहीं ना कहीं चुनाव में रहते हैं, और जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है
कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, आचार संहिता उस पर काम करने लगता है, और जो हमारे डेवलपमेंट के जो हमारे काम है वो सारे रुक जाते हैं। और दूसरा क्या है कि चूंकि मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होने के नाते हर पॉलिटिकल पार्टी चाहता है कि हम जाके वहां पे प्रचार करें। आप खुद देखिए कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम एज ए प्रधानमंत्री होके जाके मुझे दूसरे किसी सरकार जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो हमें वहां पे उनके अगेंस्ट में बोलना पड़ता है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए आज आप हम 78 साल से लोकतंत्र को चला रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि जितना हम पैसा खर्च करते हैं चुनाव में, इस पे बहुत सारे आंकड़े आ चुके हैं कि कितना मिसयूज हो रहा है और एक व्यक्ति किस तरीके से उसमें सारी चीजों को डिसाइड कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आज अगर इन सब चीजों को जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है, और अभी आप देखिए कि आप पूरे वर्ल्ड में जो एक इकोनॉमिक डिस्कोर्स जो चल रहा है, आप देखिए आपके जो नेबर कंट्रीज है, जो वर्ल्ड की दूसरी अर्थव्यवस्था है चाइना, वहां पे कोई इलेक्शन का प्रोसीजर नहीं है। रसिया में देख लीजिए, वहां पे पुतिन कभी प्रेसिडेंट बन जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, तो वहां डेवलपमेंट एजेंडा उनका कहीं से बाधित नहीं होता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां पे इतनी बड़ी संख्या है, इतने सारे स्टेट में सरकारें हैं, अगर इसका चुनाव अगर हम करें तो हमारा सारा एनर्जी तो इसी में चला जाता है। तो इसके पीछे अगर हम चाहते हैं कि हम 2047 में अपनी अर्थव्यवस्था को और विकसित भारत तक बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना चाहिए। और नो डाउट, क्योंकि अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है 11 साल से इस वर्तमान सरकार का, इसने जो चीज मैनिफेस्टो में लेके आया है, वो चाहे आर्टिकल 370 हो, वो चाहे राम मंदिर का इशूज हो, या ट्रिपल तलाक का हो, ऐसे तमाम जितने भी उनके जो इस तरीके के जो मुद्दे थे उन सबको रिजॉल्व किया है और पार्लियामेंट के द्वारा रिजॉल्व किया। तो मुझे लगता है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो इशूज है, ये आने वाले समय में जिस तरीके की स्थितियां बनती जा रही है और हर लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति जब चुनाव जाके और दूसरा चीज है, चुनाव आयोग इसमें पूरी तरीके से सक्षम है, उस चीज को कहने को भी तैयार है कि हम इसको एक साथ करा सकते हैं। इसमें कुछ लीगल प्रोविजंस हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, जिसके बाद ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो सकती हैं। और मुझे लगता है कि ये अभी वर्तमान सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और अगर ऐसा अगर हो जाता है, अगर इसको हम लागू कर देते हैं आने वाले चुनाव में, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो समस्याएं पार्लियामेंट में जो विपक्ष की जो भूमिका है वो भी तय होगी, क्योंकि उनके पास भी वही समय बचेगा कि हमें किस तरीके से इन सारी चीजों को करना है। तो मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन को अगर संविधान में संशोधन किया जाता है और इसको लागू किया जाता है, तो देश के लिए भी और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी, और खास करके जो हमारा 2047 का जो विकसित भारत का जो एक उद्देश्य है, जो एक गोल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो तय किया है, मुझे लगता है कि उसको हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। जी।